और आप रिवाइज किए हैं तो बीच बीच में हम उसको पूछ भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी बहाने जो है आपका याद है कि नहीं पता भी चल जाएगा, और दूसरा कोई से पूछेंगे तो उसको भले याद रहे या न रहे, बाकी को याद हो जाता है। ठीक है, हम लोग पिछले दिन बहुत कुछ नहीं पढ़े थे। पहले तो हम लोग पढ़े थे कि सिलेबस क्या है और किस यूनिट से कितने मार्क्स का 12th के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखो ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता है। 12th के भी एग्ज़ाम में ये नहीं है कि लिखा हुआ है ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल करके 16 मार्क्स का आएगा या 18 मार्क्स का आएगा, तो हूबहू 18 मार्क्स का ही आए, 1-2 नंबर ज़्यादा या कम भी हो सकता है। मतलब जो भी बाउंड्री बनाया गया है वो बहुत शार्प बाउंड्री नहीं है, एक एवरेज में बाउंड्री बना हुआ है। तो वो हम लोग सीखे थे और स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग उस चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जो चार्ज रेस्ट में है, स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, चार्ज का डिफिनीसन क्या क्या है। बोले थे कि चार्ज को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी के कारण दो बॉडी एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल करता है उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, या ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी बॉडी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, तो उसको भी हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो हम लोग पढ़े थे। चार्ज पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, यानी होता है, यही ना। दूसरा पढ़े थे स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए अलजेब्रा जैसा ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर हम लोग पढ़े कि चार्ज का मिनिमम वैल्यू जो है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज या एक प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है ना। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम होता है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करता है, स्थिर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज पार्टिकल जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों को प्रोड्यूस करता है। यही ना हम लोग पढ़े थे। चलो अब ये तो बात याद हो ही गया है। लास्ट में बोले थे स्पेसिफिक चार्ज। क्या है जी स्पेसिफिक चार्ज? Q/m को बोलते हैं। देखो सब बात याद है कि नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि चार्ज का SI यूनिट क्या है, CGS यूनिट क्या है। एक ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, चाहे स्टैट कूलम भी बोलते हैं, और एक होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU जो होता है उसको अब कूलम भी बोला जाता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ, या कहो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये तो जानते हैं कूलम बोला जाता है ना, ऐसे ये जानेंगे कूलम का डिफिनीशन है कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो हो किसी वायर से, तो जितना चार्ज पास करेगा उसी को 1 कूलम चार्ज कहा जाता है। तो इसको हम लोग एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड SI यूनिट तो एम्पियर सेकेंड ही है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कूलम। एम्पियर सेकेंड को ही बोल दिया जाता है कूलम। और ये जानेंगे कि 1 कूलम जो है 3 × 10⁹ ESU। ESU समझ रहे हैं? ESU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
इसको हम लोग स्टैट कूलम भी बोलते हैं, 10⁹ स्टैट कूलम ESU को बोलते हैं। और ये जानेंगे एक टर्म होता है EMU। EMU को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 EMU जो होता है वो 10 कूलम के इक्वल होता है, ठीक ना। 1 EMU 10 कूलम। तो और ये भी जानेंगे, अच्छा यहाँ से अगर 1 कूलम बोले 1 कूलम, तो 1/10 EMU बोल सकते हैं क्या? 1 कूलम कितने के इक्वल हो गया? तो 1/10 EMU। और इसी EMU को हम लोग अब कूलम भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम जो हो EMU को बदलना चाहते हो ESU में, ठीक है, तो कोई बात नहीं। 1 EMU 10 कूलम है ना, और 1 कूलम कितना ESU होता है? 3 × 10⁻, तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 10⁹ से। देखो 10 × 3 × 10⁹, तो ये किस में बदल जाएगा? ESU में, यानी 3 × 10⁻10 हो जाएगा क्या? यानी कि 1 EMU जो है 3 × 10⁻10 ESU है। याद रखना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ये CGS यूनिट, CGS सिस्टम पढ़ा है ना, SI सिस्टम, CGS सिस्टम। तो याद रखना, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और फोर्स को न्यूटन में न लेकर के डाइन में लें, मास को ग्राम में लें, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लें, तो उस केस में चार्ज को किस में लेना पड़ेगा? ESU में लेना पड़ेगा। समझ गया? ठीक है, इसको लिख लिया जाए। देखिए, फिजिक्स में 2 पार्ट होता है, एक थियोरेटिकल होता है, दूसरा न्यूमेरिकल होता है। थियोरेटिकल पार्ट को तो समझ में आना ही चाहिए, और ज़्यादातर लोग को समझ में आता भी है। मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल्स को बनाने में। ये अलग बात है कि आप अगर थियोरेटिकल कंसेप्ट को नहीं समझे हैं तो न्यूमेरिकल बनाना तो टफ रहेगा ही, लेकिन केवल थियोरेटिकल पोर्शन को समझ लेने से न्यूमेरिकल बन जाए ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। वैसे तो आपको 12th के पोर्शन को पढ़ने के लिए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए कुछ कुछ जगहों पे जो 11th का पोर्शन आप पढ़े हैं, जैसे वेक्टर पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी है ना, रोटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब चैप्टर का कम या ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन सारे चैप्टर्स को या तो पढ़े ही नहीं। शुरुआत दौर में आप ये सोचे कि हम ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे, तो कुछ दिन तक उसमें लगे रहे। अब फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये हमसे कवरअप नहीं होगा, छोड़ो अब 12th अच्छे से पढ़ें। चलो कोई बात नहीं, कहा जाता है कि अगर हम एक बेहतर प्रयास कभी से भी करें तो रिजल्ट बेहतर ही आएगा। इसलिए पहले अगर कुछ कमियां रह भी गई है किसी भी कारण से, तो अब उसको दूर करना है। देखिए, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा ना, जिसमें 11th के पोर्शन का कुछ ज़रूरत है, तो वो थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन कर ही देंगे जिसे समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन कोशिश यही करना है कि जितना भी चैप्टर मिले, जितना होमवर्क दिया जाए, सबको बनाना है, नहीं बने उसको पूछना है। लिख लिया इसको।
मिटा देते हैं। और देखो तो गेट थोड़ा खोल दो, तो कोई बच्चा है जो गेट नहीं खुल रहा है कि क्या उसको दिक्कत है। हाँ हाँ जी, अब हम लोग सीखते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, कोई बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। हेडिंग दिया जाए मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखो चार्जिंग का जो है मेनली 3 मेथड है, ठीक ना। जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक है, ठीक ना, सारे राइटर जो है वो बोलते हैं 3 मेथड है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ राइटर दूसरे राइटर से कुछ अलग बोलने के लिए कि हम 4 मेथड जानते हैं, 5 मेथड जानते हैं, वो एक ही मेथड को कुछ दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करके बोल देते हैं 4 मेथड है, 5 मेथड है। वो सब गलत बात है। मेन 3 मेथड है। एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक है चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो इंडक्शन प्रोसेस है वो बहुत हद तक पोलराइजेशन से मिलता जुलता है, इसीलिए एक आध राइटर चार्जिंग बाय पोलराइजेशन लिख देते हैं, लेकिन वो इंडक्शन से अलग नहीं है। इसीलिए मेन 3 मेथड है। बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो जनरली जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर समझते हो ना, जो अच्छा कंडक्टर ना हो, बैड कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो। जैसे मटेरियल 3 तरह का होता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और गुड कंडक्टर। मेटल वगैरह गुड कंडक्टर में आता है, और आगे पढ़ोगे सिलिकॉन, जर्मेनियम या कार्बन वगैरह का कुछ आइसोटॉप्स है जो सेमीकंडक्टर में आता है, और बाकी जो है वो सब जो है प्लास्टिक वगैरह ये सब जो भी है वो इंसुलेटर में आता है। तो देखो जी, जब 2 इंसुलेटर को, मान लो 2 न्यूट्रल बॉडी है और दोनों को एक दूसरे पे रगड़ोगे तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाता है। जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यही हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण जो है इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर चला गया। तुम लोग देखते होगे, खास करके पेट्रोल वगैरह को ले जाने वाला जो टैंकर होता है, रोड पे जो टैंकर जा रहा होता है, देखे होगे। कभी कभी देखोगे कि ट्रक से लोग जो है ना, चेन के हेल्प से, ठीक ना, लोहा के चेन से लोहा के टुकड़ा बांध के लटकाए हुए रहता है,
जो दोनों चक्का के बीच में जो एक्सिस होता है ना, वो लटका हुआ रहता है, एकदम ज़मीन को नहीं टच कर रहा होता है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं ब्रेकर आता है तो ज़मीन से हल्का टच कर जाता है। कभी देखे हो ऐसा? तो कुछ लोग ध्यान दिए होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब मान लो वो पेट्रोल लिए हुए, डीजल लिए हुए गाड़ी जा रहा है, वो तो बहुत ज्वलनशील है, कहीं भी आग लग सकता है। तो जब हवा के थ्रू वो जाता है ना, तो फ्रिक्शन के कारण एयर और उसके मेटल बॉडी में चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। अब जो चार्ज एक्युमुलेट होता है तो उसको कैसे न्यूट्रल बनाया जाए, इसीलिए वो मेटल का चेन से जोड़ा हुआ रहता है कि जैसे ही ज़मीन के संपर्क में आएगा ना, तो फिर से वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से चार्ज एक्युमुलेशन जो है वो कम हो जाता है। तो देखो, इसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली ये समझना है कि जब हम दो न्यूट्रल इंसुलेटर को एक दूसरे पे रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो लूज करेगा वो पॉजिटिव। लिखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में लिखो, व्हेन two insulators या two neutral insulators लिख लो। When two neutral insulators are rubbed against each other, then transfer of electrons take place. When two neutral insulators are rubbed against each other, then transfer of electrons take place. ठीक है, लिखेंगे the body which gains the electron becomes positively charged, becomes negatively charged, है ना, negatively charged, and the body which loses the electrons becomes positively charged, ठीक। ठीक है, फिर से बोल दे रहे, when two neutral insulators are rubbed against each other, then transfer of electrons take place। मतलब एक से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है। The body which gains the electrons becomes negatively charged, and the body which loses the electrons becomes positively charged। ठीक है, जनरली जो है ये हम लोग देखते हैं कि ग्लास रॉड है, उसको अगर हम सिल्क के अगेंस्ट रब करें तो ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चला जाता है। ठीक है, तो सिल्क जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। हाँ, नीचे लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिए तो एग्जाम्पल में लिख लें।
लिखे व्हेन ए ग्लास रॉड is rubbed against a silk cloth, then electrons are transferred. Electrons are transferred from glass rod to the silk cloth. Thus, glass rod becomes positively charged and silk cloth becomes negatively charged. ठीक है, तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक मेथड तो सीख गए, कौन इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं। अरे एक हाथ को दूसरे पे रगड़ दिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया, जिसको मिल गया वो नेगेटिवली और जो लूज किया वो पॉजिटिवली। ठीक है, चलो बढ़िया सुनना जो बात बोल। अगर मान लो तुमसे कोई कहे कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों का पहले से कुछ मास तो था, जब हम उसको रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड का कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, सिल्क पे। तो बतलाओ मास में कोई चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं, मास में कोई चेंजिंग होगा कि नहीं? ग्लास रॉड का जो मास है वही रहेगा कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अब रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, तो बोलो उसके मास में क्या चेंजिंग है? बोलो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। क्यों वही रहेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन अपना कुछ दे दिया तो मास कुछ घटेगा ना। याद रखना, मास जो है ग्लास रॉड का घट जाएगा। ये अलग बात है कि वो इतना कम वैल्यू से घटता है। तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, जिससे कि प्रैक्टिकल में कोई भले नहीं फर्क पड़े, कुछ महसूस भले ना हो, लेकिन तुमसे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ दे, यानी माइक्रोस्कोपिक व्यू से कोई क्वेश्चन पूछे, तो ये नहीं कह देना है कि नहीं नहीं कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। बिल्कुल चेंजिंग होने वाला है। जिसको इलेक्ट्रॉन मिला उसका मास बढ़ गया, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका मास घट गया। बोलो समझा ना? चलो ये तो हम लोग सीख गए। अब है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलो अगला हेडिंग दो। चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि हम ये जितना भी बात बोल रहे हैं वो सब समझा दें और तुमको जो है एक नोट्स उपलब्ध करा दें कि तुम जो है उसको देख करके लिख लेना या उसी को जो है याद कर लेना। तो होता क्या है कि वो सुनने में निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो है वो उतना इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ को लिखते हैं ना, तो उस बहाने वो ज़्यादा याद होने का चांस रहता है। यही कारण है हम चाहें तो इस सब चीज़ नोट्स में भी तो उपलब्ध होगा ना। मान लो पिछले साल जो बच्चा पढ़ा उसके पहले नोट्स तो होगा। कहेंगे चलो उसी नोट्स को कंप्यूटराइज करा देते हैं या उसी फॉर्मेट में दे देते हैं,
तुम में से कितना स्टूडेंट तो ये भी चाहेगा हाँ यही व्यवस्था कर देते तब तो हमारा आने जाने का झंझटों खत्म हो जाता है कि नहीं। तो जैसे तुम में से बहुत सा बच्चा शुरू में 11th में प्लानिंग किया कि मेरा क्या है, एक मोबाइल में अब बिल्कुल जो है थोड़ा बहुत पैसे में ही फुल कोर्स मिल जाएगा, हम घर ही बैठ कर के पढ़ लेंगे, ठीक ना। लेकिन दिक्कत ये है कि अपने देखो खुद पर नियंत्रण करना इतना आसान काम नहीं है। जब तुम्हारे दादाजी को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो पोता के क्या नियंत्रण होगा। तो प्रॉब्लम तो है ना। अभी तुम देखो कि घूमने चिड़ियाखाना में गए हुए हैं, घूमने जो है वो इको पार्क में और बैठ करके मोबाइल चला रहे। तो दादाजी का जब ये स्थिति है, माने उस उम्र के भी लोगों को अपने ऊपर बहुत कंट्रोल नहीं है, तो हम ये उम्मीद करें कि ये बच्चे जो है अपने से पूरा डिसिप्लिन हो करके। एक बात और भी जानना, जहाँ पे प्रतिबंध है आकर्षण वही है कि नहीं। अगर हम केवल देखो ये पर्दा गिरा दे और पर्दा के ऊपर लिख दे कृपया इधर न झांके, जिसको अकेले में मौका मिलेगा इसी में झांक के देखेगा क्या है कि नहीं। तो बस जहां पर्दा है वहां आकर्षण। इसलिए जहां तुमको प्रतिबंध है ये तुमको नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तुम कहते हो कि आखिर क्यों बोले थे नहीं करना चाहिए, करके देखते हैं कैसा लगता है कि नहीं। कुछ लोग एकदम तो अपने बच्चों को जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा सारे निगेटिव चीज़ खुद ही सब समझाते हैं। मालूम है तुमको, तरह तरह का नशा है, मतलब प्रकार बता रहे हैं, पूरा डिटेलिंग अब नहीं बता देंगे। हमको भी एक बार आदत लग गया था, मतलब वो अपने बारे में बतलाते हैं पिताजी, फिर हम कैसे कैसे छोड़े। तो सोचता है कि भाई बाबूजी को जब आदत लगा था, छूट गया था, एक बार हम भी देखते हैं, क्योंकि पद चिन्हों पे तो चलना है ना। तो बिल्कुल नहीं, कभी कभी सिखाने के क्रम में हम लोग देखे हो ना, शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन जो है धर्मेंद्र के रिश्ता लेके जाता है मौसी के पास। क्या मौसी गजब के लड़का है, तो करता क्या है, अरे वही है, कभी जीतता है कभी हारता है। कहा कि क्या करता है, अरे जुआ खेल ही ऐसा है। तो बोले अरे जुआ भी खेलता है, अरे मौसी क्या बताएं, जुआ कहाँ खेलता है, अरे कभी पी लेता है, वो तो पीता भी है। तो मतलब कुछ लोग बड़ाई भी ऐसे ही करते हैं, इतना ज़बरदस्त बड़ाई कर देते हैं कि फिर बोले कि तब तो रिश्ता पक्का समझो। तो देखो वही बात है, नेगेटिव चीज़ जो है ना हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और हम एक स्टूडेंट जो 16, 17, 18 साल का है, ये उम्मीद करे जब उसको एकदम टीन एज है और पूरा इमोशन में वो जी रहा है, कि वो अपने ऊपर इतना नियंत्रण करे, ये मुश्किल काम है। इसलिए तुम्हारे छोटे भाई बहन भी होंगे, और कभी कोई अगर ये कहे कि नहीं हम जो हैं बिना क्लासरूम में जाए पढ़ लें, कहीं पढ़ें लेकिन क्लासरूम में जाए, शिक्षक के साथ होना। गार्जियन देखो, जब तुम्हारा उम्र 12 साल से कम है तो गार्जियन 12, 13 और 25 के उम्र तक अलग अलग स्तर के तुमको शिक्षक के साथ होना जरूरी है। भले तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, मेडिकल कॉलेज में जाओ, तुम मैनेजमेंट कॉलेज में जाओ, वहाँ ज़रूरी है। कहा जाता है 18-19 के हो जाने के बाद व्यक्ति को माता पिता से अलग हो जाना चाहिए। अलग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि चूल्हा चौकी बांट के अलग खाना पीना, अलग मतलब दूसरे जगह घर त्यागे और अपने बदौलत जीना सीखे। शुरुआत में जब तुम घर त्यागोगे, बाहर जाओगे, बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। फिर तुम लोगों में कुछ लोग थोड़ा मोड़ा तकलीफ़ उठा लिया होगा, क्योंकि वो 11 से आए होंगे गांव से, और यहाँ आने के बाद थोड़ा थोड़ा उनको दिक्कत हुआ हो। अब वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहे हैं, कुछ दिन के बाद वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। ठीक है, तो चलो हम लोग सब्जेक्ट में, चार्जिंग बाय कंडक्शन हेडिंग दिया जाए। चार्जिंग बाय कंडक्शन।
देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन में कोई ज़्यादा बुद्धि लगाने वाला बात नहीं है। एक चार्ज कंडक्टर को दूसरे अनचार्ज कंडक्टर के संपर्क में ले जाओ। जैसे मान लो ये मेटल स्फीयर है और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, टोटल चार्ज इस पर प्लस क्यू है, और दूसरा मेटल स्फीयर, दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसा है, दोनों का रेडियस सेम है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मेटल स्फीयर, ठीक। दोनों एक दूसरे से अलग अलग। अब तुम क्या किए, इस दोनों स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिए। जब दोनों स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे तो क्या देखोगे कि अब ये स्फीयर भी चार्ज हो गया, इस पर भी चार्ज आ गया, और ये चार्ज Q/2 Q/2 हो गया। दोनों का अगर साइज सेम है तो ये चार्ज इक्वली डिवाइड हो गया। तो देखो वैसे तो हम लोग बोलते हैं देखो ये प्लस Q चार्ज जो था हाफ इसको दे दिया, ये हो गया Q/2, ये हो गया Q/2। ठीक है, इसको गलत तो नहीं माना जाता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है। देखो होता क्या है, हमेशा याद रखना चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, प्रोटॉन का नॉर्मल केसेज में कोई ट्रांसफर नहीं होता। स्पेशल केसेज में आयंस वगैरह के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केसेज में क्या चीज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो समझना बात को, जब तुम इसको इसके संपर्क में ले जाते हो ना, तो ऐसा नहीं होता है कि इसको ये प्लस चार्ज दे देता है, बल्कि इसका जो माइनस चार्ज है, यानी इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके प्लस चार्ज को देख के अट्रैक्ट होता है और इस पर ट्रांसफर होने लगता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अरे कुछ समझ में आया? जैसे देखो कहने के लिए तुम सिंपली कह दोगे कि भाई देखो टोटल चार्ज कितना था Q, इस पर तो 0, हाफ हाफ बट गया। तो हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ खराबी नहीं है, एकदम सही है, आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू जानना, ऐसा नहीं होता है कि ये प्लस Q है तो ये अपना हाफ चार्ज इसको दिया है, बल्कि इससे इतना इलेक्ट्रॉन ले लिया है जिससे कि इस पर चार्ज कितना आ गया है, प्लस Q/2। अरे समझ पाया जो बात हम बोल रहे हैं? प्रैक्टिकल में ये हुआ है कि ये जो स्फीयर है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। और तब कहोगे कि तो इसका चार्ज काहे घट गया, तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो निगेटिव चार्ज ना मिलेगा, तो माइनस Q/2 निगेटिव चार्ज मिल गया, तो जाहिर है प्लस Q था माइनस Q/2 मिल गया, तो इस तरह से जो है इसका चार्ज घट गया। अच्छा अगर एक बात बतलाओ, दोनों को संपर्क में रखे, दोनों का मास पहले से इक्वल था, अब मास किसका बढ़ गया है, किसका घट गया, जल्दी बोलो। मान लो इस स्फीयर को हम A बोल रहे हैं और इस स्फीयर को B बोल रहे हैं, जल्दी बोलो किसका मास बढ़ गया, किसका घट गया? A का मास क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि A तो इलेक्ट्रॉन लिया है ना, और B जो है इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो उसका मास घट गया। क्या समझ पाए? ठीक है, तो चलिए लिखेंगे। यानी देखो पहले से B न्यूट्रल था, लेकिन ये भी चार्ज हो गया कि नहीं, केवल संपर्क में रखे चार्ज हो गया। तो चलो लिखेंगे, when a charge conductor
charged conductor is placed in contact of another neutral conductor, then transfer of charge takes place from one body to another body, and neutral conductor gets charged. जो न्यूट्रल कंडक्टर था वो भी जो है वो चार्ज हो गया। चलो एग्जाम्पल के लिए इसको लिख लें। ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन जो प्रोसेस है ना, उसमें हम लोग कोई कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज तो करते हैं, लेकिन बिना किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले गए बिना, मतलब कि बिना कांटेक्ट बनाए ही दूर से ही उसको चार्ज कर दिया जाता है। तो इसका क्या प्रोसेस है इसको समझें। हेडिंग दे दें, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखें एग्जाम्पल 1। ठंडा लग रहा है, देखना फिर गर्मी भी लगेगा। तो स्टेप 1 थोड़ा समझना बात। ये मेटल स्फीयर है, इस पर अभी चार्ज 0 है, ठीक ना। ये न्यूट्रल है। और तुम क्या किए कि एक ग्लास रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसके नज़दीक में ला करके रख दिए, कांटेक्ट में नहीं, बस नज़दीक में ला के रख दिए। जाहिर है इस मेटल का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस ग्लास रॉड की ओर अट्रैक्ट होता है। तो निगेटिव चार्ज जो है इधर इकट्ठा हो गया और पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा। थोड़ा समझना इसको। यह न्यूट्रल कंडक्टर था, जैसे ही इस रॉड को रखते ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये अट्रैक्ट करता है। मेटल में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो जो इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी था वो अट्रैक्ट होके इस किनारे में आ गया। जंप तो नहीं किया है, लेकिन इस किनारे में आ गया।
तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये निगेटिवली चार्ज होगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन के कमी हो गया ना, तो इधर का पोर्शन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, लेकिन अभी भी टोटल चार्ज क्या है, 0, टोटल तो 0 ही। अब देखो जी, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, रॉड तो अपने जगह पे है, ये कांटेक्ट में नहीं रखा गया। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेटल स्फीयर है, ये स्विच लगा हुआ है, तार है, तार को तुम्हारा मर्जी है, तुम चाहो जोड़ दो या ओपन रखो, तार को अभी ओपन रखा गया, और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। ऐसा जब सिंबल दिया जाए ना, इसको अर्थिंग पढ़ते हैं। ठीक है, जाहिर है इस साइड में निगेटिव चार्ज और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जैसे ही जब स्विच को क्लोज करोगे तो इसका जो भी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इसके कारण इस साइड एक्युमुलेट रह जाता है, लेकिन ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो इस पर कौन चार्ज बच जाएगा, निगेटिव चार्ज केवल बच जाएगा। तो बोलेंगे स्टेप 3 में, नाउ स्विच इज क्लोज्ड। देखो यहाँ क्लोज करने का मतलब बंद करना नहीं होता है, क्लोज करने का मतलब तार को जोड़ देने को क्लोज करना कहा जाता है, और काट देने को ओपन करना बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो लैंग्वेज है उसमें ओपन और क्लोज का बहुत डिफरेंट मीनिंग है। क्लोज माने सर्किट चालू हो गया, और ओपन मतलब ख़त्म हो गया, समझ रहे हो। तो जैसे अभी ये ओपन है, ये क्लोज कर दिए, नाउ स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच को जब क्लोज करोगे, ग्लास रॉड तो अपने जगह है ही, तब तुम क्या देखोगे कि इधर निगेटिव चार्ज है, और जैसे ही स्विच क्लोज किए पॉजिटिव चार्ज गायब। ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हो गया। देखो इसमें भी ऐसे हम लोगों को एक टॉपिक ही पढ़ना है, अर्थिंग, कैपेसिटर जब पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हम लोगों को यहाँ इंडक्शन एक आ गया है, इंडक्शन भी एक टॉपिक का नाम है, लेकिन चूंकि अभी चर्चा के दरमियान आ गया है इसलिए समझाना जरूरी है। तो जानो, जैसे ही अर्थिंग करते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज है समझो कहाँ चला गया, अर्थ में। तो तुम कहोगे लेकिन अभी तो आपको जब पहले सिखाए थे कि पॉजिटिव चार्ज कहीं जाता नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चार्ज कहीं गया नहीं है, बल्कि अर्थ से ही इतना इलेक्ट्रॉन आ जाता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। लेकिन अब उतना दिमाग लगा के हम लोग चलते नहीं है, सीधे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हो गया, और फाइनली कौन चार्ज बच गया, निगेटिव चार्ज बच गया। अब हम लोग बोलते हैं स्टेप 4, नाउ रॉड इज मूव्ड अवे। चलो अब रॉड को फेंक दो उधर, बच गया ना ये। तो अब जो ये निगेटिव चार्ज था, ये रॉड को ना देख के इस किनारे में जमा था, जैसे ही रॉड को फेंकोगे ये निगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक ना, नाउ रॉड इज मूव्ड अवे एंड इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अर्थिंग। अर्थिंग से भी इसको क्या कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक ना, या ये कहो पहले यहाँ एक स्विच लगा हुआ है,
पहले स्विच को जो है तुम ओपन कर दो, जिससे अर्थिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद तुम रॉड को, बेहतर होगा कि यही लिखेंगे कि नाउ स्विच इज ओपेंड। ठीक ना, समझ ही गए हो, ओपन का मतलब डिस्कनेक्टेड हो गया। स्विच इज ओपन एंड रॉड इज मूव्ड अवे। चलो रॉड को दूर भगाओ। अब बतलाओ तो, जैसे ही तुम इसको अब डिस्कनेक्ट किए और रॉड को हटा दिए तो इस पर कौन चार्ज बच गया? तो बोलेंगे क्या कि देखो अब जो है इस पर निगेटिव चार्ज बच गया। बोलो ये निगेटिवली चार्ज हो गया कि नहीं? जबकि जिसके हेल्प से इसको हम चार्ज किए, क्या इस रॉड के संपर्क में इसको ले गए? बिना संपर्क में ले जाए बिना ही चार्ज कर दिए कि नहीं? देखो इससे भी एक आसान तरीका सिखा रहे। एग्जाम्पल 2, ये तो थोड़ा लेंदी मेथड है। एग्जाम्पल 2 देखो क्या करो, एक रॉड लिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और 2 ठो मेटल स्फीयर लिए, दोनों को कांटेक्ट में रख दिए, स्टैंड लगा हुआ है। देखो जब 2 मेटल आपस में संपर्क में होता है ना, तो समझो 2 अलग अलग बॉडी ना होकर के सिंगल बॉडी हो गया। अब देखो जैसे ही इसका प्लस चार्ज को ये मेटल स्फीयर देखता है, इसका निगेटिव चार्ज जो है इधर एक्युमुलेट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट हो जाता है। इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी। समझ गया? और अब विशेष कुछ नहीं करना है। नाउ ए एंड बी आर सेपरेटेड, इन दोनों को अलग अलग कर दो, सेपरेटेड, एंड रॉड इज मूव्ड अवे। यानी कि अब रॉड को हटाओ, इन दोनों को क्या करो, जैसे यहाँ रॉड है ना, तो दोनों को कांटेक्ट में लाओ, इधर माइनस इधर प्लस है ना, अब खींच के अलग कर दो। खींच के अलग कर दोगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। एकदम आसान मेथड है कि नहीं? यानी कि अब रॉड को हटा दो, तुम्हारे पास 2 व्यवस्था हो गया, एक ही साथ 2 ठो चार्ज स्फीयर मिल गया। एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मिल गया और दूसरा मिल गया निगेटिवली चार्ज स्फीयर। क्या समझ पाया? तो इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट मेकिंग एनी कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी। लिखेंगे इन दिस प्रोसेस neutral conducting body, in this process neutral conducting body is charged without making any contact, without making any contact with the charge body, without making any contact with the charge body। ठीक, अब दोनों एग्जाम्पल को लिख लें। तीन मेथड सीखे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करें। देखो वैसे तो सिलेबस में कहीं भी क्वार्क्स के बारे में लिखा हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि एग्जाम में क्वार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। कह देगा प्रोटॉन जो है कितने तरह के क्वार्क्स से मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन कितने तरह के क्वार्क्स से मिलकर बना हुआ है।
तो और सिलेबस में कहीं क्वार्क्स का चर्चा नहीं है। और ख़ास करके जो लोग बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे, बिहार बोर्ड तो एक बहुत बढ़िया से कभी सिलेबस जारी नहीं करता है, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए क्योंकि देखो, एक तो बहुत दिनों से बिहार बोर्ड के जो भी टीचर थे, एक तो पुराने टीचर थे वो सब अब रिटायर कर गए, जो नए बच्चे बहुत दिनों से वो पढ़ाए नहीं, उनको अपना कोर्स का भी सिलेबस का भी बहुत हद तक जानकारी नहीं। क्वेश्चन तो उन्हीं लोगों को सेट करने के लिए मिलता है। तो बहुत बार जो है ऐसा भी क्वेश्चन सेट हो जाता है जब क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि ये कहाँ पढ़ना था, किस चैप्टर में पढ़ना। तो क्वार्क्स जो है एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। ध्यान से सुनो, बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल है, तीनों का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सही भी बात है, लेकिन सही मायने में इलेक्ट्रॉन तो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो पूरी तरह से एलिमेंट्री पार्टिकल ना हो करके वो भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता, और जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता उसको क्वार्क्स बोलते हैं। समझ गया? तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है? तो ऐसा पार्टिकल जो किसी दूसरे पार्टिकल से मिल करके नहीं बना हो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है? तो क्वार्क्स जो है वो एक ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, मतलब कि वो क्वार्क किसी और पार्टिकल से मिल करके बना हुआ नहीं है। तो हेडिंग दिया जाए क्वार्क्स। ठीक ना? देखो, ये नॉलेज के लिए पढ़ा दे रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में बहुत ज़रूरत ना भी पड़े, लेकिन तुम देखोगे तो अलग अलग साल में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए छोड़ना उचित नहीं। हाँ, नीचे लिखो क्वार्क्स आर truly elementary particles having charges of fraction of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज है उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, या उसके फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता। हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जानो कि क्वार्क्स ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फ्रैक्शन में चार्ज होता है ±2/3 ±1/3, ऐसा भी चार्ज इसमें होता है। ये अलग बात है कि क्वार्क्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलता है, लेकिन क्वार्क्स अलग नहीं रहता है। जब होता है वो कंपोजिट फॉर्म में होता है। ठीक है? याद रखना, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। 6 तरह का क्वार्क्स होता है। नाम है अप,
डाउन, साइडवेज, चार्म, या इसी को ब्यूटी भी बोलते हैं, टॉप, बॉटम। ये 6 तरह का क्वार्क्स होता है। देखो क्वार्क्स का डीपली जो है स्टडी वो पूरा एडवांस फिजिक्स में पढ़ा जाता है। तो हम लोग को सिंपली ये जानना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो भी क्वार्क्स से मिलकर के बना हुआ। ध्यान समझना पहले, अभी लिखने मत व्यस्त। देखो याद रखो कि अप, चार्म एंड टॉप, टॉप क्वार्क्स having charges +2/3। ये जो 3 है नाम से ही देखो, अप हायर वाला समझो, चार्म और टॉप तीनों हायर हो गया तो +2/3, और हो गया डाउन और साइडवेज। साइडवेज को ही कहीं कहीं स्ट्रेंज लिखा रहता है, एंड बॉटम क्वार्क्स हैविंग चार्जेज -1/3। थोड़ा समझना, -1/3। जैसे प्रोटॉन जो है 2 ठो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। देख लो इसका चार्ज, 2 ठो अप क्वार्क का चार्ज क्या होता है 2/3 +2/3, 2 ठो अप है, और डाउन का -1/3। सॉल्व करके देखो ये प्लस ही आता है कि नहीं, है ना। अब इसी तरह से अगर बात न्यूट्रॉन का किया जाए, देखो जी, तो इसीलिए प्रोटॉन को हम लोग क्वार्क के लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं UUD। प्रोटॉन क्या है UUD, 2 ठो अप एक डाउन। और न्यूट्रॉन जो है वो UDD है, 1 अप और 2 डाउन, UDD। देख लो, अप क्वार्क +2/3 और दोनों डाउन -1/3 -1, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। इट कंसिस्ट ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स, ठीक है। चार्ज देखोगे तो अप हो गया +2/3 -1/3 माइनस, टोटल चार्ज क्या हो गया 0। हाँ याद रखना, इलेक्ट्रॉन किसी क्वार्क से मिलकर के बना हुआ नहीं है। साथ में एक बात ये भी याद रखो, अगर तुमसे कोई कहे एंटी अप क्वार्क, इसका मतलब क्या हुआ। तो अप क्वार्क है ना, देखो इसका सिंबल, अप क्वार्क को तो यू लिखते हैं, यू बार लिख दो, ऊपर ऐसे लाइन खींच दो, तो इसको क्या पढ़ते हैं एंटी अप। तो अप क्वार्क का चार्ज है +2/3, तो एंटी अप का क्या होगा -2/3। समझ गया। एंटी अप हो गया तो साइन बदल दो, तो बोलेंगे क्या
it has charges -1/3। अच्छा, एंटी डाउन कहा जाए, एंटी डाउन क्वार्क, एंटी डाउन, बोलो क्या हो गया? तो डाउन क्वार्क का -1/3, तो एंटी डाउन, तो बोलेंगे इट हैज चार्जेज +1/3, प्लस न बोलेंगे, माइनस होता था डाउन का, तो एंटी डाउन का प्लस हो गया, साइन केवल बदल देना है। और ये बात याद रखना है कि क्वार्क का कभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जब भी रहेगा वो कंपोजिट फॉर्म में होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस of quarks are not possible। अच्छा, यहाँ पर -1/3 लिखा है, हाँ क्या हो गया? -2/3 है ना, कारण कि +2/3 होता है तो -2/3। ठीक, चलो समझ गया ना? अरे इसमें बुद्धि क्या लगाना है? चलो तुम समझो कि देखते हुए भी बोर्ड पर नहीं देख रहे हो। बोलो क्वार्क्स क्या है? तो ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसके पास चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्रैक्शन में होता है। जनरली चार्ज होता है +-2/3 या +-1/3, यही ना? कितने तरह का क्वार्क्स होता है? अप, डाउन, साइडवेज, माने अगल बगल, हो गया ना? 3 गो तो याद हो गया। अब चार्म, टॉप, बॉटम। जो टॉप है, अप है, चार्म है, ये तीनों के पास +2/3, और जो डाउन है, साइडवेज है या बॉटम है, -1। ऐसे यूज में अप और डाउन ही केवल आता है, समझे बात को? तो अप के पास +2/3 या डाउन के पास -1/3। प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है, और न्यूट्रॉन जो है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। बस याद तो हो गया, इसमें कौन बुद्धि लगाना है? ठीक है, लिखो। तो जैसा कि पिछले दिन सिखाए थे कि आप लोग जब भी आएंगे तो कोशिश ज़रूर करेंगे कि एक बार पढ़ करके आएंगे। इवन कि ये भी बोले कि मान लीजिए कि हम रात को नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, जानते हैं कि तुम लोगों को याद है, और तुम देख लेना अभी जिससे भी हम पूछेंगे वो हर क्वेश्चन का जवाब देगा। पहले तो हम क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं जो आज पढ़ाएं। 5-10 मिनट टाइम है तो उसका यूटिलाइज कर लिया जाए। और आप लोगों को सैटरडे को जो है वो एक टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट में जो भी पिछले 5 दिन में आप पढ़े रहेंगे उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। बैठ जाओ, तुम पीछे खड़ा है वो। हाँ, तो आज तो शुरू से पढ़े हो तुम कि बीच से पढ़े? शुरू से पढ़े। बस तुमसे ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं। 1 कूलम को ESU में कैसे बदलें? 1 कूलम कितना ESU? 3 × 10⁹ ESU। ESU को हम लोग CGS यूनिट भी बोल सकते हैं या स्टैट कूलम भी बोल सकते हैं, यही ना? और 1 EMU क्या होता है? 10 कूलम। हाँ बिल्कुल सही है, बैठो। चलो तुम खड़ा हो जाओ। कितने मेथड से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं? हाँ, नाम भी बोल दो। चार्जिंग बाई बोलना। हाँ, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। हाँ ठीक है। किस प्रोसेस में कांटेक्ट में लाए बिना ही बॉडी को चार्ज किया जाता है?
चार्जिंग भाई इंडक्शन न बताए कि बिना कांटेक्ट में ले, बैठो, है ना। चलो इसके बगल में तुम जो है चार्ज के 3 ठो प्रॉपर्टी को बतला दो जल्दी से, 3 प्रॉपर्टी बतलाओ। अरे पिछले दिन क्लास किया था ना, तो क्या है, बोल नहीं सकता है चार्ज पॉजिटिव निगेटिव होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है, कंजर, मतलब इतना गंभीर बात पूछे। हाँ बोलो फिर से। हाँ, स्केलर और क्या बोला जी? मेट्रो उट्रो नहीं। हाँ मैडम, कहा कौन लाइन पकड़ लेता है ये तुम रिवाइज करके नहीं ना आया? हाँ मत आना रिवाइज करके, ठीक ना। देखो माता पिता और गुरु का काम टरटराना है, वो अपना मन से जितना बोले, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। इन लोगों का काम ही बोलना होता है, इनको पालन करोगे तो तुम तो बर्बादे हो जाओगे। हाँ देखो जी, इधर से जो किनारे में बच्चा है खड़ा हो जाओ। हाँ तुम रिवाइज किया कि नहीं किए हो? हाँ ठीक है। बोलो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, अगर एग्जाम में आ गया क्यों तो क्या बोलोगे? पिछले क्लास में देखो चार्ज का केवल प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है क्यों? कितना स्टूडेंट जवाब देगा चार्ज क्यों क्वांटाइज होता है? चलो बहुत से स्टूडेंट हाथ उठाया, बोलो तुम। बैठो, बोलेंगे बिकॉज इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के मल्टीपल में होता है, इसीलिए चार्ज को क्वांटाइज बोलते हैं। ठीक है, खड़ा हो जाओ। ये बतलाओ चार्ज का वैल्यू कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है? क्या? हाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। चार्ज प्रत्येक वैल्यू का नहीं हो सकता, सिखाए थे ना। कम से कम जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, उससे अब कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। और उससे जो जस्ट बड़ा होगा उसके दुगना होगा, तिगुना होगा, चौगुना होगा। समझ रहे ना? बैठो, एकदम कुछ ऐसा बता ही नहीं है कि हम पूछ सके। बोलो, खड़ा हो जाओ। स्थिर चार्ज और चार्ज जब मोशन में होता है उसमें क्या फर्क होता है? चार्ज में जो होता है कि कोई फर्क नहीं। हाँ स्थिर चार्ज, हाँ चार्ज के वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है, वो रिफरेंस फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ स्थिर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और बोलो, मूविंग चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। और जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बैठो, है ना। देखो ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। देखो यही थोड़ा थोड़ा चीज़ को तुम एक लोड बनाओगे, अभी तुम 5 दिन इसको रिवाइज कर लोगे ना, ये कोई लोड ही नहीं रहेगा। तुम स्टूडेंट से टीचर बन जाओगे, दूसरों को पढ़ाने लगोगे। और तुम क्या करोगे कि एकदम इसको जमा रखो, लाल रंग पीला रंग से रंग रंग के नोट्स बनाओ। आज नोट्स बनाओ, पढ़ेंगे कब? एग्ज़ाम के 7 दिन पहले, है कि नहीं? और उसके बाद बैठ के खूब रोएंगे, कैसे होगा अब समझ में नहीं आ रहा, ये पढ़ते हैं वो भुला जाते हैं, और दिन भर बैठ के रोएगा। तुम लोग रोता है कि नहीं रोता है? रोता है, हम जानते हैं, तुम्हारा आवाज़ हमको सुनाई पड़ता है। लेकिन अब
इसलिए अभी जो है ना वो मत काम करो, अभी कल रोना पड़े, बेहतर है आज ही से संभल जाएं। आज से थोड़ा थोड़ा कष्ट उठाएंगे, एग्ज़ाम के समय एकदम खुशी से एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। ठीक ना, आज इतना है।